ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। फोकस भी सही होना चाहिए। आवाज प्रोसेस कर दो। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। सही कर देना, हो गया सही। ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट किया सर। इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएगा। पहले जो कल जिस तरह के सवाल किए ना, एक और कर लगा। पहले क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ढूंढा। इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के कुछ नई चीज ढूंढो। एक तो नेसेसरी काउंटिंग एंट्रीज करनी है, और बी रिक्वायरमेंट वही है जो कल थी, रिवाइज्ड बीआरएस बनानी है। पुरानी सही करनी है। अच्छा, रिक्वायरमेंट का भी मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल सर सॉरी टू डिस्टर्ब। फिलहाल काइंडली आप रिवाइज्ड बीआरएस और एडजस्टेड कैश बुक के एंगल से ही पढ़ेंगे। बाकी फिर रिक्वायरमेंट ए में करना क्या होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 में मसला है, तो मैं फिर डिस्कस करता हूँ। मतलब फिलहाल आप वही ज़हन में रखें जो हम पिछले दिनों में कर रहे हैं कि कैश बुक बनानी है और बीआरएस बनानी है। फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे। Newly appointed accountant of the Fine Fabrics Limited. सर सवाल नंबर 14 सर, फाइनल स्टार्ट है सर। इधर दरवाजा बंद कीजिएगा, ये दोनों क्या कर दे। दूसरा, the newly appointed accountant of Fine Fabrics Limited has prepared the following bank reconciliation statement for the month of December 13. अब सर इसमें कोई नई चीज नहीं आनी है, आपसे रिक्वेस्ट करके फाइनल करें। बीआरएस बनी हुई है, हमें अंडरस्टैंड करनी है। पढ़े पहली लाइन। बैलेंस एज पर नेचर बताएं। देखिए जस्ट एक सेकंड। ये बड़ा जरा दरवाजा पढ़ने बंद कीजिएगा। उसामा, स्क्रीन प्रॉपर शेयर हुई है, आवाज आ रही है? उसामा रहीम। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सही आवाज मेरी आ रही है, स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? एक सेकंड सर, जरा दोबारा बताइए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। आउटस्टैंडिंग चेक्स कैसे कहते हैं? इसका टोटल ढूंढे। ओके सर, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करें। इसका टोटल हुआ 14 डेबिट ब्रैकेट लगा रहा हूं, इसमें से माइनस करना चाह रहा है जो ऊपर वाली फिगर है। तो क्या करना चाह रहा है? डेबिट करना चाह रहा है, क्रेडिट करना चाह रहा है? चेक्स डिपॉजिटेड स्टिल अंडर क्लियरेंस की अमाउंट कितनी है? रेफरेंस बताएं। अब आगे जो लिखा हुआ है पढ़े, ध्यान से पढ़े, रेफरेंस बताएं। कोई बैंक स्टेटमेंट में आइडेंटिफाइड क्रेडिट था, उसको क्या करना चाह रहा है? क्रेडिट करना चाह रहा है, डेबिट करना चाह रहा है?
नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे हैं, लेस करना चाह रहा है, तो क्रेडिट्स में से लेस करने का मतलब डेबिट करना चाह रहा है। कैलकुलेटर पकड़े, फाइनल रेफरेंस बताएं। ये रेफरेंस फाइनल से कौन सा आ रहा है, कौन सा होगा सर? क्वेश्चन शुरू करें। On reviewing the bank book and upon statement, the following information has been identified. खुद पढ़े आज, बताएं क्या करें। पॉइंट 1, बैंक ये आपका सवाल का जवाब मैं ज़हन में रख लेता हूँ, मैं दोबारा पढ़े बैंक 765 नंबर चेक ढूंढा जी, आता है नजर कहीं? क्या नजर आता है उसके सामने? करेक्ट अमाउंट क्या है? कहाँ सही है? कैश बुक में सही है, बैंक स्टेटमेंट में तो बेटा अभी ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा, तो आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट में लिखा हुआ हमने क्रेडिट सही कर लिया है, बैंक ने तो अभी डेबिट नहीं किया होगा। ये आपके ऊपर क्या नजर आ रहा है? तो BRS इज अनदर नेम ऑफ बैंक स्टेटमेंट। BRS में गलत लिखा हो, तो जब आप रिवाइज्ड BRS बनाएंगे तो उसमें क्या अमाउंट लिखेंगे? डिफरेंस से एडजस्टमेंट नहीं कर देंगे? एक BRS बनी हुई है, हम उसे एडजस्ट कर देंगे। हम 435 की बजाय 453,630 लिखेंगे या डिफरेंस एडजस्टमेंट कर देंगे? लेकिन बार वो दोबारा सोच लेंगे इंशाल्लाह। ये क्लियर रखें, ये बैंक स्टेटमेंट में तो अभी आया नहीं है, BRS में गलत लिखा, BRS में लिखते हुए ट्रांसपोजिशन एरर हुआ। बार इसको ठीक होना चाहिए, कैसे वो आप बताएंगे, एंड में पढ़ लेते हैं। नंबर 2, बार प्लीज क्लियर करने एक सेकंड दोबारा, कैश बुक में कोई मिस्टेक नहीं है, BRS में गलत अमाउंट लिखी हुई है, ऑब्वियसली उसको ठीक होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ये आप बता दीजिएगा। नंबर 2 बताइए। नंबर 2, unidentified credit for the cash deposited directly into the bank by customer to avail agreed 5% discount on payment made within 1 week। सारी स्टोरीज हैं बनाए, पता आपको है ये बातें जी, ठीक है। कोई अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट कहीं नजर आया हमें? कितना? क्या वो अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट का पता चल गया है? क्या पता चला? क्या ये पैसे किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली भिजवाए थे? क्या ये बैंक में क्रेडिट हो गए थे? कैसे पता चला? लिखा हुआ अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। क्या ये बैंक स्टेटमेंट में पैसे क्रेडिट हो गए थे? पहले अनआइडेंटिफाइड था लेकिन अब पता चल गया है। अगला सेंटेंस पूरा करें। नहीं, अगला इधर ही, मतलब इधर ही पूरा नहीं हुआ। क्या ये पैसे उसने डिस्काउंट अवेल करके दिए हैं? क्या ये नेट अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट है? हमें ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर वापस रख दो, जज्बाती हो रहे हैं। क्या ये नेट अमाउंट ही है? लेकिन नेट अमाउंट BRS में लिखनी चाहिए या कैश बुक में लिखनी चाहिए? देख रहे, तसल्ली सोच रहे। क्या ये बैंक वाले ने क्रेडिट कर दी है और हमें कैश बुक में डेबिट करनी चाहिए या BRS में डेबिट करनी चाहिए? तो जो अकाउंटेंट है बिजनेस का, उसने फिलहाल क्या किया और होना क्या चाहिए था? तो कहाँ नहीं होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए? और कैश बुक में कहाँ होना चाहिए?
डेबिट साइड पे होना चाहिए। एंट्री बोल दो बैंक डेबिट, डेबिट कस्टमर है तो कहाँ की बजाय कहाँ डेबिट होना चाहिए। और देयर इज नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन कि हम डिस्काउंट की अमाउंट कैलकुलेट करें। ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर वगैरह निकाल सकते हैं। कैसे लेकिन 190,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 95 इंटू 100 एक मिनट करेंगे। ये क्या है 2 लाख है बिफोर डिस्काउंट 2 लाख लेना था, कितना मिला, कितना डिस्काउंट अलाउ होगी 190 मिला और 10,000 डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ की सोच के जरा एंट्री तो बनाए। पिछले पेजेस का ना गलत, बिल्कुल गलत। पिछले पेजेस में पहले जहाँ डिस्काउंट अलाउड की बात हुई 2-3 दिन पहले डायरेक्टर का लेजर निकाला रजिस्टर में 2-3 दिन पहले मैंने एक डेटर का लेजर बना के दिखाया। उसके नीचे आपने डिस्काउंट अलाउड की एंट्री लिखी थी। डिस्काउंट अलाउड करने से क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ के रिसीवेबल कम हो जाता है। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड? सबको याद आ गया? लेकिन जरा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर निकालें रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 11 कल वाला नहीं, 11 ईडन गारमेंट्स, उसके क्रेडिट साइड में देखिए डिस्काउंट आ रही है कैश बुक में। ये क्या एंट्री हुई हुई? नहीं नहीं, ये एंट्री क्या हुई? एंट्री क्या हुई? डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैंक क्रेडिट हुआ है। तो अभी हमने तो एंट्री पढ़ी कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट होता है। ये क्या मसला था, जरा सवाल देखें 11 नंबर। पॉइंट नंबर 2 का लास्ट सेंटेंस। ये हमें एक मिस्टेक ठीक करनी पड़ी थी, आता है यार? गलती से ज्यादा डेबिट हो गया था। देख लें फिगर्स में 80,000 शायद 76,000 कहीं से स्टोरी घुमाए सारी। तो यहाँ गलती से जो ज्यादा डेबिट हो गया था उसको ठीक करने के लिए हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वरना असूलन डिस्काउंट अलाउड की एडजस्टमेंट होनी क्या चाहिए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट। लेकिन मिस्टेक ठीक करने की वजह से बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमें लिखना पड़ा डिस्काउंट अलाउड की फिगर को, ताकि नेट होके 76,000 हो जाए। ठीक है प्लीज, स्टिल कंफ्यूजन? आ जाओ वापस। तो नंबर 2 में बेटा 190 की अमाउंट है, 190,000 की। एग्जामिनर ने सवाल बनाते हुए इस अमाउंट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख के डेबिट किया हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए कि इसे कैश बुक में डेबिट करें और रिवाइज्ड बीआरएस में इसको हरगिज ना लिखें। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में पॉइंट नंबर 3 पढ़ के फाइनल डिसीजन है। जी बिल्कुल ठीक है, ये भाई ने बिल्कुल सही किया। पिछले पेज पे जाए, बीआरएस में इसका कोई जिक्र नहीं है। पहले बैंक चार्जेस का इस सवाल में इस वक्त बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है, तो ये एक अलग पॉइंट। क्या इशू? किस महीने की बैंक डेबिट एडवाइस कब मिली है? और देर फॉर अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी में रिकॉर्ड भी होगी, तो इसका तो कुछ नहीं, मसला ठीक हो गया। बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किए होंगे, ऐसे ही है ना सर? और हमें जब एडवाइस रिसीव हुई तो हमने उसे बैंक बुक में रिकॉर्ड कर लिया। यस सर, रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इशू क्या है, किस महीने में रिकॉर्ड करने की बजाय किस महीने में रिकॉर्ड कर। अब पूरी बात वंस अगेन सुने, फिर बाद में क्या रहेगा ये भी क्लियर रखें। ऑब्वियसली होना चाहिए जो जनवरी में रिकॉर्डिंग है वो खत्म हो और दिसंबर में बैंक चार्जेस को कैश बुक में
क्रेडिट किया जाए, लेकिन कौन सी एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में नजर नहीं आएगी? जनवरी हमसे रिक्वायर्ड नहीं है, हम सिर्फ दिसंबर में एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो जनवरी वाली एडजस्टमेंट है वो रिवर्स होनी चाहिए, और उसकी जगह किस महीने में एडजस्टमेंट होनी चाहिए? दिसंबर की कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है जी, बात क्लियर? नंबर 4 करवाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इस तरह के पॉइंट से कम फाइनल करना। डेबिट साइड ज्यादा हो गई है, कैसे ठीक करें? 11430 से कैश बुक में क्रेडिट करके ठीक करना चाहिए। अच्छा, ये भी जरा पिछले पेज पे देखें, ये तो बीआरएस में नहीं आ रहा पहले, और आना भी नहीं चाहिए, ना आना चाहिए, ना आ रहा है। सिमिलरिटी पॉइंट नंबर 3 देखो ऊपर, बैंक चार्जेस भी नहीं आने चाहिए थे, वो तो अलहमदा बीआरएस में ये इश्यूज नहीं है, लेकिन जहां आने चाहिए वहां लिखो। अब आई नंबर 5, checks outstanding for more than 6 months are not honored by bank। नहीं, ये क्या चीज है? टाइम बार चेक्स। तो अब इसको जरूर रखे पिछले पेज पे आना। अब कुछ चेक्स की ना डेट्स लिखी हुई है। हमारा जो पीरियड एंडिंग है वो है दिसंबर, दिसंबर के एंड पे हम पहुंच गए, तो एक 620 का चेक है, 6 महीने वाला, उसने पॉइंट भी बता दिया आपको, है कोई मसला? गिने मेरा खुद से 6 महीने इसके, क्या इसके 6 मंथ्स 31 दिसंबर तक खत्म हो गए? कब खत्म हो गए, किस दिन? 25 दिसंबर। जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 25 को इसके 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो क्या इसको फिर रिवर्स हो जाना चाहिए? लेकिन शायद रिवर्स करके आउटस्टैंडिंग में से भी निकलना चाहिए। दो काम क्या क्या होने चाहिए? चेक रिवर्स करके आउटस्टैंडिंग चेक्स में से निकाल देना चाहिए। क्या एक रिवर्सल एंट्री बोलना, चेक रिवर्स करके बोला जाए, कोशिश करें। जब चेक इशू होगा तो एंट्री डेबिट नहीं, जब चेक इशू होगा तो क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, उलट करेंगे तो बैंक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। नेक्स्ट चेक देखें, 15 दिसंबर वाला भी तो टाइम बार्ड हो गया, लेकिन इसमें वो अमाउंट की मिस्टेक थी, नीचे तरफ देखें पॉइंट नंबर 1 में, इसी में थी वो, तो इसका सवाल इसके कि इसकी अमाउंट गलत लिखी हुई और कोई इशू नहीं। 789 का भी मसला, 780 नंबर 9 नंबर जो चेक है, 20 जनवरी वाला ये चेक का क्या इशू है? ये भी देखें जी सर जी, तो समझ आता है ये वाला, ये भी तो टाइम बाउंड हो गया, जनवरी से आ रहा है यार, जनवरी से दिसंबर आ गया, ये तो साल गुजर गया तकरीबन। इसके साथ ना देखिए टाइम बार्ड नहीं है, ये पोस्ट डेटेड चेक की स्टोरी लग रही है। क्या होता है सर पोस्ट डेटेड चेक? तो पहला वाला क्या हुआ, टाइम बार्ड, उसको क्यों रिवर्स होना चाहिए? उसका टाइम पीरियड गुजर गया। पोस्ट डेटेड चेक क्या रिकॉर्ड कर लिया पहले हमने? क्या पोस्ट डेटेड चेक पहले आउटस्टैंडिंग चेक्स में रिकॉर्ड हो गया? तो होना चाहिए सर, ये कब वैलिड होता है? तो पोस्ट डेटेड चेक का फिर क्या करेंगे? इसको भी रिवर्स करके आउटस्टैंडिंग चेक्स में से निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम बाद ढूंढते ढूंढते क्या नजर आया, एक पोस्ट डेटेड चेक भी। चलिए बस से शुरू कर। अच्छा, पहले रिक्वायरमेंट ए एज इट इज वैसे ही करें जैसे हम मींस कैश बुक बनाऊंगा मैं, बाद में बताता हूँ ये एंट्रीज का तरीका क्या होता है। तो फिलहाल एग्जैक्टली वैसे ही करें, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, 13 हुआ। क्या हो गया सर, क्या हो गया मेरे भाई, मेरे भाईजान, सर रिलैक्स है।
फाइन वर्क्स लिमिटेड, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, करवा दें 1 सेकंड मेरा ख्याल, एक और जरा कर लें मेरे साथ, इसमें कल वाले जो इश्यूज आए हैं जरा रिजॉल्व कर लें सीधा। एनी बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन, बताएं। 635,105 अनएडजस्टेड बैलेंस, जी डियर, एनी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ BS बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट नो इशू, is there will be 1721 सही। पहले अगर नीचे वाले पॉइंट्स कर लें फिर दोबारा वो जाते हैं बीच में जो मसला था। जो पॉइंट नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं पहले वो करवा दो। पॉइंट 1, अच्छा एक सेकंड जरा कंसंट्रेशन से बोर्ड पे देखो। देखिए बेटा अनप्रेजेंटेड चेक्स लिखने के अकॉर्डिंग टू सवाल अब दो तरीके हो सकते हैं, कंसंट्रेशन सुनिएगा और दोनों वेज एक्सेप्टेबल है। हमें कुछ चेक नंबर्स दिए हुए हैं, देखिएगा। यस सर। ऑब्वियसली एक तरीका ये है, जरा सुनिएगा कि मैं पहला चेक का नंबर है, पहला चेक नंबर बोलिए 620 वाला चेक क्योंकि टाइम बाउंड हो गया पहला 765 से पहले 620 नंबर वाला जो चेक है क्योंकि वो टाइम बाउंड हो गया और उसे हमने रिवर्स कर देना तो उसे BRS में आने नहीं चाहिए। तो एक वे तो ये हो सकता है उसे इग्नोर कर दो, ठीक है, इग्नोर कर दो या रिवर्स करो। रिवर्स कहाँ करूं? कैश बुक में तो करता हूँ, BRS में बता रहा हूँ। एक भी एक तो ये है कि BRS बनाते हुए 620 वाला चेक ना लिखा और डेफिनेटली कैश बुक बनाते हुए उसको रिवर्स करो। 765 वाला चेक इंस्टेड ऑफ 435 जो लिखा हुआ है 453 680 लिखे, ठीक है। डिफरेंस एडजस्ट नहीं करना, रिवाइज बनाना, रिवाइज बनाना। यस ये भी नो नहीं समझ आ रहा क्या कर रहा हूं। पहला चेक नंबर बता 789 में क्योंकि कोई इशू आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो उसको एज इट इज लिख दो। ये तो पहले भी लिखा हुआ, जो सही लिखा उसको लिख दिया मैंने, जो गलत लिखा उसको लिखे नहीं। ये करी जा रहा हूँ, डबल हो जाएगा। और जो लास्ट चेक उसके अंदर बताइएगा
इसको ऑब्वियसली कैश बुक में रिवर्स करूंगा और यहां ना लिखो या लिखो। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ो। ना करे बेटा, ना कर मेरा भाई, ना कर। आप भी यहीं, आपका दोस्त भी यहीं, थोड़ा बस ये आगे बढ़ा लें। जमा कीजिएगा सर। 108930933 रेफरेंस बताएं, रेफरेंस बताएं। ठीक है सर। लेकिन एक और तरीका जरा देखें, आपके पास एक टोटल हुआ अनप्रेजेंटेड चेक्स का, जरा कैलकुलेटर पे लिखें और कंसंट्रेशन फुल जरा रखें। कल हमने शायद ऐसे की है जो मैं अब करने लगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स और टोटल लिखिए कैलकुलेटर में। क्या इस टोटल में अब आपके पास पहला 620 वाला चेक आ रहा होगा? क्या इस टोटल में 620 वाला चेक आ रहा है? तो यहां से अगर एडजस्टमेंट करनी हो तो माइनस करते हैं, करें बिस्मिल्लाह पढ़ें। एक सेकंड पहले मैं 795 वाला देखें, क्या 795 वाला भी आखिरी आ रहा है? ये भी माइनस करना है, 325690। आप जुबानी अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करें रिगार्डिंग 765, अगर अकाउंटेंट बनने की कोशिश करें, 4,35,630 रुपए और 4,53,680 करें, अगर माइनस वैसे जहन में करें, क्योंकि कैलकुलेटर पे ना कीजिएगा 30 वगैरह तो ठीक है, हो गया बस। 18,000 रुपया एग्जैक्ट बनता है। देखने गिनने बस जरा गिने, 53 माइनस 35, बिस्मिल्लाह पढ़े, कितने हो गए? 18,000 रुपया। ज्यादा लिखा हुआ है कम लिखा हुआ है, फुल हिम्मत मारे। आपने जो टोटल उठाया क्या उसमें 18,000 ज्यादा है या कम है? कम है। 18,000 जमा करें, इज इक्वल टू दबाएं। मैंने जीरो नहीं दबाया तो इज इक्वल टू कैसे दबाऊं? सर ठीक है, किसी को पता चला ये क्या हुआ? तो या क्या करें या क्या करें, या वही लिख लें जो रेलिवेंट है, वही लिख लें जो आने चाहिए, या गिवन फिगर में से उसी तरह प्लस माइनस कर लें जिस तरह कल किए। क्वेश्चन नंबर 13 एक मिनट निकालें। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कैसे लिखे हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स आपने? जो टोटल था उठाया और जो उसमें एडजस्टमेंट थी वो कर दी। तो और एक मिनट है, बाद में आप लोग कीजिएगा। और दूसरा तरीका अभी ड्रॉप किया है, जरा ये भी करा दें। गिवन फिगर जल्दी दिखाएं, सवाल में गिवन फिगर लिखवाएं। 143220 माइनस 35 प्लस 18,000 माइनस 825,690। सब लोगों ने बेटा प्लीज किया है? सबका आंसर ठीक आ गया है? नोट करें अपने पास। एवरीथिंग इज प्लीज क्लियर? मुझको तो नहीं प्लीज। तो हम BRS को एडजस्टेड नहीं बना रहे, एक नहीं बना रहे। बेटा साहब ये कैलकुलेटर पे आए यार, साहब मायूसी यार फुल। कैलकुलेटर पे लिखे मेरा भाई 453,630 और
माइनस का साइन ढूंढ के दबा के माइनस करें 435 630 जी। साथ 18,000 कहां से आया? प्लीज माय डियर कैलकुलेटर से आया। ठीक है साथ साथ आप में साथ की तरह परेशान तो नहीं है जी? डियर, अब इसी स्टोरी में जो दो काम रिमेनिंग रह गए ऊपर रिकंसिलिएशन में, अब दो कौन से चेक्स हैं जो रिवर्स होने वाले मुका दें काम पहले, बात पढ़ते हैं बाद में। कौन कौन से चेक्स आप पॉइंट अप करें? बोले इनकी रिवर्सल एंट्री है, बोला रिवर्सल एंट्रीज बोला। बैंक डेबिट क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट चेक भी रिवर्स करें। 325 690 12 प्लीज क्लियर है सर? अब आइए पॉइंट अप करते हैं, पॉइंट नंबर 1 से शुरू करें, कुछ रहेगा तो बता दो। पॉइंट 1 हो गया, जो होना था हो गया। क्या क्या होना था? पॉइंट वन बस वही होना था जो कर दिए। क्या होना था? बीआरएस में ठीक करना था। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 2, ये अनआइडेंटिफाइड का मसला जेल में है। बीआरएस से निकाल के कहाँ ले जाए? किस साइड पे लिखें? ग्रॉस लिखे, नेट लिखे? ग्रॉस और नेट आफ्टर डिस्काउंट लिखे या बिफोर डिस्काउंट लिखे? क्या आफ्टर डिस्काउंट पैसे मिले हैं? आफ्टर डिस्काउंट लिखे। एंट्री बोला नहीं, डेबिट डेटा क्रेडिट, जो 10,000 रुपए की डिस्काउंट है उसकी एंट्री क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट, जो यहाँ नजर नहीं आएगी वो किस किस लेजर में नजर आएगी अपने जेन से? डिस्काउंट अलाउड के लेजर में डेबिट साइड पे और डेटर के लेजर में क्रेडिट साइड पे। दोनों हम नहीं बना रहे। ठीक है सर? बीआरएस में क्या करूं? यार लिखा हुआ पहले उसको ठीक नहीं करना। वो कैसे ठीक हो जाएगा? इग्नोर करके लिख के ठीक होगा या बगैर लिखे ठीक हो जाएगा? बगैर लिखे कैसे ठीक हो सकता है? हो जाएगा, हो जाएगा। नंबर 30 है, बताइए क्या करें? कर दे। क्या ये हमारे महीने के बैंक चार्जेस हैं? बोलिए एंट्री। बैंक चार्जेस रैपिड बैंक क्रेडिट 6570। नेक्स्ट पॉइंट, किस साइड पे लिखूं? अमाउंट ओवर कॉस्टेड, डबल अमाउंट से सिंगल अमाउंट से? डेबिट साइड ज्यादा होती है, कैंसिल करना। डबल 1 430 जी सर। फाइनली लास्ट पॉइंट, जी टाइम पार्ट चेक हो गया, लेकिन जरा बीआरएस में जाए, एक चीज मेरा ख्याल है हम मिस कर रहे हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स सही करके में लिखिए, अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट लिखना नहीं है, अनक्रेडिटेड चेक्स की लाइन बीच में रह गई है, तो ये भी तो इग्नोर कर रहे हैं। पहले लिखे तो मैं, अब क्या करें? क्या लिखो सर? इनमें क्या गलती है? हमें कसम पड़ गई, कोई मसला नहीं समझ आया, कोई इशू नहीं नजर आया, तो अनक्रेडिटेड चेक्स एज इट इज आ गए, अमाउंटिंग टू रुपीज 535 635। रेफरेंस बता दें क्या होते हैं वैसे? बड़ा सही होकर बताया नहीं आप लोगों ने, अनक्रेडिटेड चेक्स होते क्या? वाइंड अप करें सर, टोटल्स करें।
535, 635. इसका क्या कल आज जितना पढ़ लेंगे ना कल फिर उसका एक टेस्ट रख सकते हैं। मेरा ख्याल यहाँ तक जरा हो जाना चाहिए। कोई नहीं, आराम से सोचते रहे, क्लास के एंड तक बता दीजिएगा यस फाइनल है या नो। नहीं फिलहाल यस है, बाकी ठीक है, सोचते ना, ठीक है। मुझे पता है आप असल में आज देना चाह रहे हैं ना, तो आपको मायूसी हुई है। ठीक है, चलो लगता है आज ही लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक। बैलेंस बताइएगा सर। 116775 टोटल करा दो। 1185,795 1185 फाइन वर्क्स रिकंसिलिएशन का टोटल 1167,795, ठीक है। रेफरेंस डेबिट क्योंकि इट इज बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट। इसकी रिक्वायरमेंट एक पे फर्दर डिस्कशन करने से पहले इस तरह के क्वेश्चन नंबर 12 निकालना जरा। क्वेश्चन नंबर 12 मिस्टर अहमद, मिस्टर अहमद दिखाओ। सर ये क्वेश्चन नंबर 12 कुछ टाइम मिला है इसका पढ़ने का? तो जो मिलेगा मिला है टाइम मेरे साथ जल्दी से फाइनल कर लेना चाहिए। अगर किसी पॉइंट में मसला है तो मेरे साथ रिजॉल्व कर। जी मेरे साथ रहे, मैं पॉइंट वाइज चलूंगा, जहां जो इश्यू होगा वही रोक लीजिएगा। जरा इसी बहाने जरा रिवाइज हो जाएगा सारा, और जिन्होंने मेरी तरह घर नहीं पढ़ा होगा उनका भी जरा हो जाएगा। क्या ऐसे कुछ नौजवान हैं जिन्होंने मेरी तरह नहीं पढ़ा होगा? क्या ऐसे ही तो सारे नहीं है? नहीं मेरी तो खैर है। क्या मैंने इस दफा पेपर देना? नहीं बेटा, मेरा प्लान नहीं है। मैंने मैट्रिक करना था, अल्लाह का शुक्र अच्छे नंबर पास हो गया हूँ। अब आप घर से क्यों निकले? मैं नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है, मतलब थर्ड डिवीजन आ गई मेरी, अब और क्या चाहिए। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा तो ऐसे ही होगा। तो आप लोग तो अब सीए करना चाह रहे हैं सर, मेरे तो आपके साथ शुरू किया है इन्होंने, बड़ी मुश्किल से मुझे एडमिशन मिला। मिस्टर अहमद सर, Mr. Ahmed is a sole trader and carries on business under the name of Mr. Ahmed and Company. The balance on his cash book did not agree with the balance as per bank statement, which shows a credit balance of. कहाँ जी credit balance? अच्छा, जिन हजरात ने मेरा किया हुआ माजरत है, जरा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, जरा सारे मेरे साथ इकट्ठे हो जाए, लेकिन आप लोग भी प्लीज रिवाइज करना। बस मैं यकीनन मुझे आइडिया है थोड़ा सा कहाँ इशू आया होगा, लेकिन अगर सबके साथ रिवाइज हो गया तो मेरा ख्याल ठीक है। तो जस्ट एक मिनट। जी जी, फर्स्ट पैराग्राफ में फिगर मिली है, बड़ा प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं करें सर, सवाल को फोकस कर। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखवा दूंगा।
जिन्होंने किया हुआ इट डज रिमेन प्लीज 367 5 क्रेडिट, और जिन्होंने नहीं किया हुआ देख के नहीं लिखना है, मैंने लिखने नहीं करना, जो लिखना है मैं यूं कर लेना। जिन्होंने नहीं किया हुआ घर जाकर आराम से कीजिएगा, सिर्फ फिलहाल समझने को फोकस करो, छोड़ दें, सिर्फ सवाल पढ़ना है और जो मैं कर रहा हूँ उस पर फोकस करना। जो क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ प्लीज वो अटेम्प्ट हो जाते हैं, 90% तकरीबन हो जाते हैं। सही कह रहे हैं गलत कह रहा हूँ? तो बाकी जो 10% है वो भी अभी कर लेते हैं, आप लोग इंडिविजुअली बात में लिखिएगा। तो पहली ठीक है बात, 367 500 इज द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस। पॉइंट नंबर 1 पढ़ा, डिपॉजिट ऑफ 49,200 मेड ऑन 29 दिसंबर, हमारा ईयर भी 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है, पढ़े। क्या चीज सिंपल को ट्रांसलेशन है, 49,200 के वाले पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, बैंक ने क्रेडिट किए हैं अगले महीने के शुरू में। क्या है ये, हमें क्या पता क्रेडिट चेक, हमने डिपॉजिट करवाया तो हमने कोई एंट्री की होगी, फिर हम डिपॉजिट वाले दिन एंट्री करवाते हैं, करते हैं सॉरी, पैसे आए होंगे या गए होंगे, क्या एंट्री बनी, और बैंक ने बाद में क्रेडिट किए, तो सबको क्लियर हो जाएगा क्रेडिट चेक के 31 दिसंबर वाले दिन। कब बैंक ने क्रेडिट किए हैं, हमने कब रिकॉर्ड किए हैं, तो कहाँ लिखूं इसे, किन वर्ड्स के साथ लिखूं, कोई इशू तो नहीं बना इसमें, फिर बताइएगा। क्रेडिट या डेबिट, एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 2, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डोंट वेस्ट टाइम, बता दें क्या करूं, अमाउंट बताइएगा। Number 3, a check of 4,200 received from a customer, returned from bank, marked underlined. क्या मतलब हो सकता है out of date? The check was redated by customer and paid into bank का मतलब पता है? Deposited into bank लिखें, याद रखते हैं, काफी दफा रिपीट हो गया। Again, एक चेक की शायद डेट आउट थी, डेट आउट हो गई थी, लेकिन ये मिला हुआ चेक है, बैंक ने सॉरी हमने फिर रीडेट करवाया कस्टमर से, दोबारा जमा करवा दिए अगले महीने। क्या मसला हुआ, द रिटर्न ऑफ चेक हैज, जब चेक मिला होगा तो एंट्री क्या की, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, जब चेक रिटर्न हुआ होगा तो क्या करना चाहिए, क्या करूं, किस जगह जाऊं, कैश बुक में कहा जाऊं, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट कितना लिखूं, रेफरेंस को क्या हो जाएगा, एनी कंफ्यूजन? बीआरएस में इसका क्या करूं, वापस है इजी है बिल्कुल। नंबर 4 करवाएं, स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, सब्सक्रिप्शन की फिगर आ गई 1000 सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस, पेमेंट कर रही है, कोई कंफ्यूजन? 5 को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, पहले 6 में आ जाऊंगा, पहले जरा आसान मुका दूंगा। नंबर 6, 27 December 11, customer made an online transfer of rupees 49,900 in payment against goods supplied. The advice was received and recorded in the cash book on 2nd January 12. ये सेंटेंस एक सेकंड पढ़िएगा गौर से,
भाई पैसे आए हैं गए हैं, कंफर्म? ये नहीं आए कब, आए दिसंबर में। कब आए हैं सर? दिसंबर में आ गए हैं, लेकिन हमें कौन सी एडवाइस रिसीव हुई होगी? क्रेडिट एडवाइस, क्रेडिट एडवाइस सर। बैंक में अगर पैसे आए हैं तो बैंक ने डेबिट नहीं किए होंगे, तो हमें क्रेडिट एडवाइस मिली और उसको हमें कब रिकॉर्ड करना था और कब रिकॉर्ड किया है? क्या पैसे दिसंबर में आ गए थे? कहाँ? बैंक में। हमें भी कब रिकॉर्ड करने चाहिए? कहाँ? कैसे? कैसे लिखूं? 49,000 49,900 और कस्टमर रेफरेंस है, लेटर कैसे? ठीक है सर, सॉरी बात यही थी। देन उसके बाद बेटा नंबर 7, थोड़ी सी नई चीज है शायद। 30 सितंबर 11 मिस्टर अहमद entered into a hire purchase agreement, अंडरलाइन करा। ये बेटा एक पुराना वर्ड है फॉर लीज एग्रीमेंट। किस्तों के कारोबार के लिए एक हायर परचेज एग्रीमेंट भी वर्ड यूज होता है। तो लीज सिंपली क्या होती है? चीजें लेनी है लेकिन पैसे किस्तों में देने। तो हायर परचेज मींस लीज एग्रीमेंट। अब किया गया है, मिस्टर अहमद एंटर इनटू एन हायर परचेज एग्रीमेंट एंड इशूड अ स्टैंडिंग ऑर्डर टू द बैंक to pay a sum of 2,600 on the 10th day of each month। ये जरा रिवाइज कर लेना। स्टैंडिंग ऑर्डर की स्टोरी याद है? बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए क्या? 2,600 रुपीज हर महीने की 10 तारीख को कब से पे करने हैं? अक्टूबर से। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द कैश बुक फॉर दिस पेमेंट। अब बैंक क्या कर रहा होगा इन इंस्ट्रक्शंस की बेस पे? आपके महीने, आपके अकाउंट में से पैसे हर महीने डेबिट कर रहा होगा। वो कहता है एंट्रीज नहीं हुई इनकी, तो कौन से 3 महीने भी इन्वॉल्व हो जाएंगे? ठीक है, क्लियर है? तो 2,600 इंटू 3 बोलने एंट्री की, कोई एंट्री बोलने इसकी। जी सर, जी सर, कोई क्वेश्चन है? वैसे बता रहे हैं, एंट्री बता रहे हैं। लीज रीपेमेंट या लीज पेमेंट्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। लेकिन बेटा मेरा ख्याल है, मैंने वैसे आपसे कहा रेफरेंस मुझे फिलहाल इतराज तो नहीं है ज्यादा, लेकिन जहां ऑब्वियस है वहां मेरा ख्याल ना करें। मेरा ख्याल है जहां अंडर ओवर कास्ट आता है ना, वहां कुछ अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है क्या पेमेंट हो रही है? लीज के पैसे जा रहे हैं, लीज पेमेंट्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। 12 लिख लेंगे तो गलत नहीं, हायर परचेज पेमेंट्स, लेकिन क्रेडिट साइड पे 7,800, ठीक है। 2,600 इंटू 3, उसको काटिएगा नहीं, उसके साथ लिखना। GDF number 8, a check of rupees 36,400 received from Mr. Bashir had been entered twice where? क्या करूं? पूरी एंट्री में बोलेंगे, बोलेंगे मिस्टर बशीर साहब से जब चेक मिला, डेटर बशीर क्रेडिट, डेटर बशीर। शायद ये 2 दफा एंट्री हो गई, तो एक दफा और बोलना जरा। असली एंट्री सेट आए, बशीर साहब डेबिट, डेटर बशीर डेबिट। मैं क्रेडिट साइड पे लिखी जा रहा हूँ, बट डेटर बशीर डेबिट अलग हो रहा है। बशीर साहब के लेजर में डेबिट साइड पे होगा और बैंक का लेजर है ये क्रेडिट साइड पे होगा। अब क्लियर होनी चाहिए सारी बातें। आगे नंबर 9, अनप्रेजेंटेड चेक्स पढ़े जी। बच्चा कह रहा है अनप्रेजेंटेड चेक है, समझ आता पड़ेगा क्या होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स? क्या करूं उनका अमाउंट बताइएगा। 467 डेबिट
पॉइंट नंबर 10 पढ़ के जरा डिस्काउंट वाला इशू रिजॉल्व करना है। A customer who owed 20,000 was entitled to a cash discount of 2.5%. ये 2.5 हो जाएगा, 2 1/2%, तो 1/2 मीन्स 0.5, तो 2.5% है। प्लीज सॉल्व कर लेना। 2.5%, 1/2 अगर आप करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो 2.5, तो 2.5%। नहीं, एक मिनट, कैलकुलेटर की जरूरत तो पता नहीं है ही नहीं। The customer who owed 20,000 was entitled to a cash discount of 2.5%, paid a check for the net amount on December 10th, 2011, हमारे पीरियड 10 दिसंबर, ठीक है। The cashier erroneously, गलती से recorded the gross amount in the bank column of the cash book means, नहीं, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक means बैंक अकाउंट। प्लीज इससे ना कंफ्यूज हो जाएगा। कैश बुक बैंक कॉलम मींस बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मींस कैश बुक, बैंक कॉलम मींस बैंक अकाउंट। वो बात की बात, आप दूसरी तरफ निकल गए। मिस्टेक क्या की है कैशियर ने? ये मेरा है तो वही उसी तरह का पॉइंट है, लेकिन 20,000 रुपीज जरा देखें, क्या ये ग्रॉस अमाउंट है या नेट अमाउंट है? हाँ, नेट है। पढ़िएगा जरा दोबारा। ये ओड से क्या समझ आई? हु ओड रुपीज, उसका पेबल था। हु ओड रुपीज, जिसने देने थे 20,000 देना था, 2.5% डिस्काउंट अवेल करके नेट का चेक दिया, तो ये नेट ही तो है। तो क्या उसने 20,000 डेबिट साइड पे लिख दिया है? इस केस में ग्रॉस ही गिवन है। जल्दी से कंपैरिजन करें क्वेश्चन नंबर 11 में जाकर ऊपर। वहां पॉइंट नंबर 2 के सेकंड सेंटेंस में क्या था, क्या इशू था? ऊपर ही सवाल है 11 नंबर 12 के ऊपर। वो 76,000 क्या था? वहां में नेट से ग्रॉस बनाना पड़ रहा था, यहाँ शायद हमें ग्रॉस ही गिवन है। इज इट 100% अमाउंट और 95% है? इसमें से 2.5% कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें वो यकीनन सोचा जा सकता है, लेकिन ये सीधा आपके कैलकुलेटर पे होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 100 है, ये ऑलरेडी ग्रॉस है। डेफिनेटली आप कैसे कर सकते हैं? लिखिए जरा 20,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2.5, लेकिन आप वैसे ही कैलकुलेटर पे करेंगे 2.5 तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइड बाय 100 खुद ही हो जाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्यों है? वो वाला ग्रॉस ही गिवन है और नेट हमने निकालना है या डिस्काउंट हमने निकालना है। तो वहां इश्यू क्या था? नेट से ग्रॉस पे आना था। तो यहाँ भी मेरा प्रिंसिपल वही है, 20,000 डिवाइड बाय 100 है इंटू 5, 2.5% है। बताएं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? क्या करूं, कहाँ लिखूं, कितना लिखूं? मतलब याद ऐसे नहीं है, ये ऑलरेडी ग्रॉस है ना, का तो वंस अगेन मेरा डिस्काउंट अलाउड वाली फिगर की करेक्शन हो रही है, देयरफॉर डिस्काउंट अलाउड आपको बैंक के लेजर में नजर आ रही है। आई होप कि अब ये कुछ मसला फिलहाल रिजॉल्व है। ठीक है सर, ये वजह से क्लियर है। देयर इज नो नीड ऑफ दैट वर्किंग, आपने कर दी है। सिंपली द फिगर शुड बी कैलकुलेटेड एज 20,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 2.5 या स्ट्रेट अवे 2.5%। ओके, 2.5% का भी मीनिंग क्या होता है? 2.5 डिवाइड बाय 100। एनी इशू? नेक्स्ट पेज। 2 पॉइंट्स हैं वाइंड अप कर देता। डिविडेंड कलेक्टेड की स्टोरी पढ़ेंगे। कलेक्शन मीन्स क्या होता है? पैसे मिले हैं, क्या एंट्री करो? फिगर क्या है? 12,000 बैंक डेबिट, डिविडेंड इनका क्रेडिट, और लास्ट वन a check of rupees 2,43,000
received from Bilal was deposited in the bank but entered in the cash book as difference लें गौर से देखें सोचें क्या करूं ये कम डेबिट हुआ है कितने से हुआ है कितने से होना था 234 से हुआ है 243,000 से होना था तो 9,000 से फर्दर डेबिट कर दिया जाए क्लियर है यार सर जी क्लियर है सर अब आइएगा नंबर 5 पे कोई और इशू अगर रह गया तो बता दें 5 के अलावा कोई इशू वैसे कहां तक हुआ था ये 5 के अलावा था इशू कोई और नहीं 5 के अलावा बाकी वैसे रिजॉल्व था मसला चले आगे 5 पे फोकस करें 5 इस ट्रांसलेशन की थोड़ी सी जरूरत है बिस्मिल्लाह पढ़ के जरा शुरू करें on 28 December 11 Mr. Ahmed had given the cashier a check for rupees 10,000 to pay into his क्या मतलब to pay into to deposit it the cashier deposited into business account by mistake by mistake का क्या मतलब हुआ है नहीं मतलब ये क्या गलती है किसका पर्सनल चेक था और किसने कहां जमा करा दिया सही 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 दोबारा पढ़ दो The check was credited by bank on next date 27 दिसंबर इसमें बेटा सिर्फ एक डिटेल है ना कि ये गलती कोई वैसे गलती है क्या गलती है पर्सनल चेक बिजनेस के अकाउंट में जमा हो गया सिर्फ डिसाइड ये करना है कि हमारी गलती है या बैंक वालों की गलती है ये कैशियर की तो है नहीं मतलब कैशियर की तो गलती है एक आवाज आई है सही है बात लेकिन ये कैशियर हमारा गलत कर गया कुछ या बैंक का कैशियर को गलत कर रहा है मसला इसमें कुछ भी नहीं है सवाल इसके कि अगर अब सेटिंग होगी अगर तो ये हमारी गलती है तो ये कैश बुक में ठीक करेंगे और अगर ये बैंक की गलती है तो बीआरएस में तो वो तो कोई इशू नहीं है तो वो तो कर लेंगे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल एग्जाम में ये पॉइंट आपके सामने आ गया तो खुद से एक मिनट ट्राई इस एंगल से करें कि मिस्टेक है किसकी एक मिनट दोबारा पढ़ना एक मिनट दोबारा पढ़ना अब देखिए ये जो नहीं कैशियर तो ठीक है अब कैशियर तरह थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाना चाहिए कैशियर बेटा हमारा भी होता है बिजनेस का और बैंक वालों का भी होता है हमारे से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज के एंगल से अगर देखें तो एक नीचे साहब बैठे हैं जो आपसे कैश लेते हैं प्लीज सर वही जो आपको रसीद भी देते हैं तो वो बैंक के कैशियर बैठे हैं यहाँ पे वो बिजनेस के कैशियर तो कैशियर बिजनेसेस में भी होते हैं और ऑब्वियसली बैंक में भी कैशियर होता है जो चेक पकड़ के कैश देता है प्रॉब्लम इज वी हैव टू आइडेंटिफाई बाय रीडिंग द सेंटेंस कि हमारा कोई कैशियर गलत कर गया है या बैंक के कैशियर ने कोई मिस्टेक की कैशियर ने तो की है लेकिन किसके कैशियर ने अब ये डिसाइड करना पहले दोबारा पढ़ है मेरा ख्याल कुछ इंडिकेशंस हैं ऐसी कि हम बोल सकते हैं इतना भी हमें एग्जामिनर ने बिल्कुल ही विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं रखा कुछ ना कुछ वर्ड उसने यूज किए हैं किसने किसको चेक दिया चले ट्रांसलेट कर स्टोरी बनाया क्यों दिया ताकि वो डिपॉजिट करवा दे पर्सनल अकाउंट तो बैंक वाले कैशियर को दिया होगा ना ताकि वो डिपॉजिट करवा दे बैंक वाले कैशियर ने तो इसको क्लियर करना चाहिए उसने क्या किया गलती से बैंक बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया अच्छा ये क्लियर होता है पर्सनल अकाउंट डिफरेंट हो सकता है और बैंक अकाउंट डिफरेंट हो सकता है फिर बैंक वाले ने क्या किया
इसे ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कहाँ क्रेडिटेड कर दिया, चेक क्रेडिट हो गया। क्या पैसे बिजनेस के अकाउंट में आ गए? क्या पैसे बिजनेस के अकाउंट में आ गए? गलती से आ गए या सही आ गए? तो बैंक की गलती होगी। अब सब यहाँ तक क्लियर है कि इसके बैंक की मिस्टेक नहीं है, बैंक ने क्रेडिट करके मिस्टेक नहीं की है, हमारे कैशियर ने गलत जगह पे जाके गलत अकाउंट में जमा कराया। तो अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक वाले को फोन करें कि आपने पैसे क्यों अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, उनको हम कह सकेंगे कि सही करें अपनी गलती। तो ये किसकी मिस्टेक नहीं है? अभी हमारी मिस्टेक है। पहले यहां तक क्लियर कर लें कि क्या ये हमारी मिस्टेक है। अब हमारी मिस्टेक ये क्या है? अब आप फुल कंसंट्रेशन से थोड़ी सी मेरी बात गौर से सुनिएगा। क्या फाइनली इस सारी सिचुएशन में बिजनेस के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं? बिजनेस के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं। अब क्या हम कह सकते हैं फाइनली कि हमारे अकाउंट में मिस्टर अहमद के पर्सनल पैसे आ गए हैं? हमारे बिजनेस में, हम बिजनेस के एंगल से, हमारे पास अहमद के पर्सनल पैसे आ गए हैं। तो क्या अब हमारा मींस बिजनेस का पेबल टुवर्ड्स मिस्टर अहमद हो गया है? तब इसको इस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारे अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो हो गया बैंक डेबिट। बैंक डेबिट क्यों? पैसे आ गए हैं, लेकिन ये हैं हमारे नहीं। Therefore, बैंक डेबिट एंड पेबल टू मिस्टर अहमद क्रेडिट। एक एंट्री इसके साथ लिखना। थोड़ा सा मुश्किल सा पॉइंट है, दोबारा थोड़ा सा और में से सोचना। जस्ट एक मिनट। अगर ये इतराज है तो इसमें मुझे भी इतराज कोई नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा वहां तक आ जाता है। सबसे पहले ये मुझे बताएं, बैंक डेबिट क्यों करवा रहा हूं? बैंक में पैसे आ गए हैं, किसके बैंक में? बिजनेस के, हमारे। तो बैंक तो इसलिए अब डेबिट करना ही पड़ना है, लेकिन हमारे हैं नहीं। तो देर पर हमारी किसकी तरफ लायबिलिटी है? तो पेबल टू अहमद बेटा कह लें। और ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो क्योंकि ऊपर फर्स्ट लाइन में देखें तो अहमद ही का ये बिजनेस है, तो ये पैसे ओनर के हैं, तो यकीन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम पेबल टू अहमद की बजाय कैपिटल क्रेडिट कर लें। व्हाट इज द मीनिंग पेबल टू अहमद? हमारी एक लायबिलिटी किसकी तरफ बन जाएगी? ओनर की तरफ। और ओनर ही के जो पैसे होते हैं वो बिजनेस में कैपिटल पे कहलाता है। तो ऑब्वियसली पेबल टू अहमद की बजाय कैपिटल क्रेडिट भी कहा जा सकता है। तो फाइनली बताइए सारी स्टोरी में डबल एंट्री क्या बनी? ये लिखिए प्लीज आप, मैं पोस्टिंग भी करता हूँ इसके फाइनल। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट and payable to Mr. Ahmed means you can also say as capital credit. Amount रहेगा कितनी? 10,000। ये हसन साहब ने एक बात की है, आप लोग भी बीच में सुने जरा गौर से। फिलहाल तो बेटा हमने ये एंट्री कर दी है बैंक डेबिट और पेबल या कैपिटल क्रेडिट, लेकिन जिस दिन अहमद ये पैसे अपने लेगा, वैसे अभी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बताई हुई, तो उसने पैसे ले लिए हैं, हमारे पास तो आ गए हैं, लेकिन क्या ये बनता है कि अहमद अपने पैसे अब हमारे अकाउंट से ले ले? फिर एंट्री क्या होगी? फिर हम एंट्री क्या करेंगे? पेबल टू अहमद या ड्राइंग्स डेबिट। ड्राइंग्स हो सकता है फिर पेबल टू अहमद लायबिलिटी कर लें या कैपिटल कम कर लें डेबिट करके ड्राइंग्स को, तो डबल एंट्री पूरी करेंगे। पेबल टू अहमद या ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। लेकिन ये काम कब होगा? जब वो पैसे बिजनेस से लेगा, और इस चीज के मेरा ख्याल क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन नहीं कि उसने पैसे ले भी लिए हैं। ठीक है मिस्टर हसन जी, मैं डियर हसन, ओके।
जी डियर, अब ये एंट्री अगर फाइनली लिख के मुझे पोस्ट करवा दें, किस तरफ लिखूं, कितना लिखूं, क्या रेफरेंस लिख लूं, या पेबल लिख लें या कैपिटल लिख लें? हमारे भाई वो के साथ साथ तो चल पड़े यार आप लोग। मैं अकेले ही आता हूँ, डेबिट क्रेडिट करके निकल जाता हूँ। आप भी हाथ साथ हिला देते हैं, होगा ऐसे ही होना चाहिए हमें। ऑलरेडी किया ये ना बात। देन सर ये अच्छा है, इस सवाल में एक और इशू आ गया। कैश बुक देखिए, फुल कंसंट्रेट लास्ट तक ध्यान से देखना। कैश बुक देखें, इसमें अनएडजस्टेड बैलेंस नहीं है। इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट तो था, लेकिन अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक नहीं था। तो एक छोटी सी पुरानी बात होगी, जरा कुछ दिन इसको जरा रिवाइज करें। जरा मेरे सामने जरा पीछे जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना, जरा सवाल पहले ढूंढें। बेटा अब्दुल्ला, अगर नहीं लिखा होगा तभी गलत हुआ ना यार, अगर लिखा होता तो गलत ना होता यार। माय डियर तलाल, अपना कनेक्शन चेक करें, बाकी ठीक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखेंगे अगर आप, तो 4-5 लाइनें जो मुझे चीज चाहिए वो यहीं से पता चल जाएगी। क्या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है? बैलेंस एज पर कैश बुक है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट किसे कहते हैं? डिपॉजिट इन ट्रांजिट किसे कहते हैं? आउटस्टैंडिंग टैक्स किसे कहते हैं? इरोनियसली एरर है, सवाल खत्म हो गया। तो क्या बैलेंस एज पर कैश बुक था? लेकिन मेरे सवाल में हमने फाइंड आउट कर लिया था, इसका तो आंसर ढूंढना था। रिवाइज कर ले इस तरह की चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 बचपन पुरानी सी बात है, नहीं वो एक मिनट देख रिवाइज कर। हम वहां तक पहुंचे कैसे? नहीं 36075 नहीं था, यही मैंने दिखाना। जस्ट एक मिनट पर आंसर नंबर 2, एक कैश बुक और एक बीआरएस आपके सामने आ गई। आपने 36150 ढूंढना है कैश बुक के डेबिट साइड पे, इसके साथ बैलेंसिंग लिखा हुआ है। ये फिगर अवेलेबल नहीं थी, हम यहां तक पहुंचे थे कैसे? फुल कंसंट्रेशन। हमने पहले बीआरएस बनाई, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल था, उसमें से एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ढूंढा था, कितना मिला था? 36075 डेबिट फाइनली डिसाइड हुआ था। ये एडजस्टेड बैलेंस के तौर पे कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखा था। किसने लिखा था? सबने लिखा था, भूल रहा है, हाथ में उठाए, सबने लिखा। फिर यहां से वहां तक कैसे पहुंचे? यहां से वहां तक क्रेडिट साइड का टोटल हो गया था 36175 और डेबिट साइड में अमाउंट ही कोई नहीं थी, तो हम पहुंच गए थे कि अनएडजस्टेड होना चाहिए 36150। ठीक है सर, सेम स्टोरी यहां बन गई। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है, फिर आप खुद से फाइनल करवाइएगा मुझे। बीआरएस को टोटल करके क्या निकल आएगा? बोले बोले वर्ड्स बोले। बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट निकल आएगा, और इससे फिर बैंक अकाउंट को यूज करके हम अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक तभी पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें मेरा डेबिट क्रेडिट का भी इशू आएगा, इसलिए मेरे साथ साथ वर्किंग करें। छोड़ दें अगर आंसर आपके पास नहीं है, कैलकुलेटर पकड़े, बोर्ड देखें। बीआरएस के बैलेंस एज पर बैंक बुक कैलकुलेट करवाएं। किसी चीज का कोई एरर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी डियर 50 रेफरेंस फाइनल बताएं। फाइनल फाइनल डेबिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है, डेबिट काफी ज्यादा है, डेबिट बच रहा है, लेकिन किसके मुताबिक? क्रेडिट होगा बैंक बुक के मुताबिक।
ये कैसे हो सकता है? बैंक स्टेटमेंट में भी क्रेडिट बैलेंस है, नीचे कैश बुक में भी क्रेडिट बैलेंस है। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों हो गया है? क्योंकि ये बैलेंसेस फिलहाल ना इक्वल है ना अपोजिट है, इसलिए तो रिकंसिलिएशन बनी है। ना ये इक्वल है ना ये अपोजिट है, क्या इसी वजह से बैंक रिकंसिलिएशन बनी है? क्या कभी पहले ऐसा सिनेरियो है कि दोनों बैलेंसेस ही क्रेडिट है? सवाल नंबर 19 ढूंढना। सवाल नंबर 19 कि जैसे जैसे हमारे सवाल आगे बढ़ रहे हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल कम से कम होता चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक ढूंढे। सॉरी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक ढूंढे। फिगर बोल के नेचर बोले। ओपनिंग ऊपर 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 कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ऊपर ऊपर। सवाल नंबर 19 ही 18 19 ओपनिंग बीडी 133 समथिंग क्रेडिट। नीचे भागते जाए बैंक स्टेटमेंट होने। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट नीचे जो बीएस बनी थी एक, दोनों ही क्रेडिट, और यहाँ फंसे थे हम लोग उस दिन भी। फिर क्या नतीजा निकला था अगले दिन रजिस्टर खोले। अगले एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, छोटी सी एग्जांपल। इससे अगले दिन किससे अगले दिन किससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से पहले होगा मतलब। तजीब से चीजें ध्यान में रखें यार, ना करें इसका। आइडियल सिचुएशन क्या है? बैलेंस इक्वल हो और अपोजिट हो, लेकिन अगर रिकंसाइलिंग आइटम्स हो तो समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना बैलेंस इक्वल हो और ना ही नेचर ऑफ। इसका मतलब कि दोनों मसले हैं, बैलेंस भी इक्वल नहीं है, नेचर भी सेम में नेचर भी अपोजिट नहीं है। तो दो इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करना है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बनाई थी कि चेक ज्यादा क्रेडिट हो गया हमारा, 7 लाख कुछ शायद अमाउंट थी, हमारा भी क्रेडिट बैलेंस बन गया और बैंक ने अभी ये डेबिट किया नहीं था, तो वहां भी अभी फिलहाल क्रेडिट बैलेंस ही था। हमारा क्रेडिट क्यों हो गया? हिम्मत मारे बोले, प्लीज बोले, हमारा क्रेडिट क्यों हो गया? 7 लाख क्रेडिट कर लिया हमने एक्स्ट्रा। नजर आ रही एग्जाम्पल सर? नजर आ रही किसी को सर? कोई एक मान ले सर। और बैंक में अभी ये 7 लाख डेबिट नहीं हुआ था, बैंक स्टेटमेंट में 7 लाख 8 लाख 8 लाख सर। तो हमारा भी और बैंक वालों का भी क्रेडिट बैलेंस बना हुआ था, ना इक्वल था ना ऑपोजिट था। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं। अगर क्या और क्या ना होता है इस एग्जांपल में सामने जो आपके सामने, तो फिर ये बैलेंस इक्वल भी होते हैं ऑपोजिट भी होते हैं। क्या क्या ना होता तो इंशाल्लाह ये सेम होता। ठीक है सर, फिलहाल क्लियर है मेरी बात? तो समझ आ गई, याद आ गई कि नहीं? जी सर, 5050 जो है ये फाइनली क्रेडिट है या डेबिट है? अब सही कहना है सर, डेबिट है क्रेडिट है? और कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज। बताइए जो बैलेंस आया है 50500 जो क्रेडिट बैलेंस है, ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? कहां लिखूं एडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस? कहां लिखूं? क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे? कितना लिखूं? 50500। डेफिनेटली ये वो पॉइंट्स हैं जिस क्वेश्चन में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन प्लीज सब कुछ मेरा फाइनल कर लेना। तो व्हाट इज दिस एडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस? कहां से मिला? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। अब जरा फाइनली टोटल करवाएं मुझे दोनों साइड्स का। कैलकुलेटर उठा लें, उठाए उठाए उठाए। बताए किधर लिखूं पहले?
नहीं पहले वर्किंग करें, पहले वर्किंग करें, आपको क्या टोटल करेंगे तो पता चलेगा। करें पहले तसल्ली से करें। चेक करें किस साइड का टोटल ज्यादा है। किस साइड पे टोटल ज्यादा है, कितना है? 131,400। टोटल सही करें। डिफरेंस ले दोनों साइडों का, डिफरेंस ले दोनों साइड्स का। सही टोटल करें फिर। ठीक है सही करें, सब करें सब करें। नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो करते रहे, ज्यादा क्लियर नजर आ रहा। आगे बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, कुछ नजर आ जाएगा, इंसान यूज हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के रखें, पूरी शदीद खतरा नजर आ रहा है। पहली दफा को मोबाइल का पॉजिटिव यूज करें, कर ले शायद मैं इसीलिए लिया, अलार्म हो जाएगा मोबाइल, निकाले पहली दफा अच्छा काम होने लगा उससे। कर ले आपको तो वैसे लाइट आ रही है मोबाइल में। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कह सकते हैं कि कोई फायदा नहीं निकला इसका, चलिए बारह लग रहा है कि यूज हो जाए। जी माय डियर, इसका टोटल करना नामुमकिन हो गया, डिफरेंस निकालना नामुमकिन है इस वक्त। किस तरफ डिफरेंस है, किस तरफ लिखूंगा तो लेजर बैलेंस होगा। अब ये क्या है फिर, तो प्लीज एक सेकंड का सीक्वेंस सुना जरा। बीआरएस बना के क्या निकला, एडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस उठाया और लिख लिया लेजर में, और फिर लेजर्स को बैलेंस करके पता ये चला कि इन एडजस्टमेंट से पहले, अब ऑब्वियसली ये लेजर में बना रहा था, हमें नहीं पता था कि बैलेंस किधर निकल आना। आप नोट करें जरा, मैंने जगह इधर रखी थी, क्या इधर आ सकता था? अगर इधर आता तो वो क्या होता है, अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस। हिम्मत मारे मत, लेकिन किधर डिफरेंस निकला है, तो परेशान नहीं होने को करके इससे कर लेते हैं। ये ऊपर क्यों लिखना चाह रहा हूं मैं, उतनी ऊपर क्यों जाना चाह रहा हूं? अनएडजस्टेड बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और एडजस्टेड बैलेंस एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो क्या क्या है जिससे क्या निकाल रहा हूं मैं, एडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस से अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस कितना निकला है, 79800 के साथ क्या लिखूं सर, क्या लिखूं? तो अगर आपके पास अनएडजस्टेड बैलेंस अवेलेबल ना हो कैश बुक का, तो पहले क्या बना के क्या निकाला जा सकता है, फिर उसको यूज करके अल्हम्दुलिल्लाह क्या निकाला जा सकता है। ये हजरात ने कंप्लीट नहीं किया था, टाइम अब इतना नहीं कि मैं कुछ और बात कर सकूं, ये लिख के उठिएगा। जी सर, एटलीस्ट कैश बुक बना ले, पता नहीं आपने बनाई थी या नहीं, लेकिन कम से कम कंप्लीट करना था। ये 79800 तक पहुंच गए थे। अगर कोई लिखना चाह रहे हो देखिए, आप पूरे सवाल पूछना, नोट कर ले, यही किया हुआ रिवाइज से देखिए। नहीं आप लिखें, मैं इंशाल्लाह दोबारा याद करवाऊंगा। अब मैंने जाना ही नहीं, आपने बात ऐसी कर दी कि मेरे फिर रुक जाना और हमें सवाल नंबर 1 से दोबारा शुरू करना पड़ा। बेटा डिफरेंट, इसमें कोई वो नहीं है कि नीचे क्यों नहीं लिख सकता, लेकिन मैं इसलिए ऊपर लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि यहीं से शुरू करके नीचे आया जाता। तो अब नीचे भी वैसे मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे एंडिंग पॉइंट निकला, लेकिन हुआ क्या है, एंडिंग से स्टार्टिंग पॉइंट निकाला मैं, तो इसलिए मैं ऊपर लिख के दिखाना चाह रहा हूँ। जी सर, सवाल सुनने गए माय डियर सर, बच्चा सवाल पूछ रहा है।
खतरनाक सवाल है मेरा भाई, जरा सुनने दीजिए प्लीज, सब लोग प्लीज सीरियस। खतरनाक सवाल है, ये रिपीट कीजिएगा, शदीद खतरनाक है। नहीं तो बोले, पूछे आप, अगर क्लियर नहीं है तो मैं करता हूँ इंशाल्लाह। नहीं, एक मिनट, अगर हम रुक रुक के फैसला कर लें, क्या चीज इक्वल और अपोजिट नहीं थी? सर जी क्या कर रहे हैं यार सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? पहले बैलेंस बटा अवेलेबल ही नहीं है कैश बुक का। नहीं मतलब आज से सब चलते ना, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है। अब आगे बताइए, आप अपना पॉइंट बताएं। पहले क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस ही नहीं है, तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अवेलेबल था। आप पूछिएगा क्या पूछा है? नहीं सर, मेरी बात तो सुना तो। हमारे अभी तक किसी भी सवाल में, मेरी बात बड़े गौर से सुनिए, और मैं इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे पहले से लेकर आखिर तक वापस आता हूं। हमारा अभी तक किसी भी सवाल में बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कभी भी इक्वल और ऑपोजिट अभी तक नहीं आया। अगर आप सब मेरी ये बात सुन के हैरान है तो ये शदीद ज्यादती है। अगर किसी भी सवाल में ये बैलेंस इक्वल और ऑपोजिट होते तो मैं बीआरएसपी बनाता। अब आपकी जो चीज जहन में आ रही है और जो डिस्टर्ब करी हुई है, अब मेरी बात करनी और सुनिए। हमारा कैश बुक का बैलेंस एडजस्टेड अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल में बीआरएस के कैश बुक के बैलेंस से मैच होता है। तो क्या इस सवाल में भी वो मैच है? 505005050। अगर ये 50500 उससे मैच होता, वहां भी होता है, बैंक स्टेटमेंट में भी 50500, तो हम भी रेस्क्यू बनाते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 से लेके अभी तक हमेशा कैश बुक का बैलेंस किससे मैच हो रहा है? कैश बुक। और बैंक स्टेटमेंट से मैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हर सवाल हम करते हैं उसमें से अनप्रेजेंटेड चेक निकलाता है, अनक्रेडिटेड चेक निकलाता है, किसी में बैंक एरर निकलाता है। कोई एक सवाल जहन में आता है जिसमें ना अनप्रेजेंटेड चेक्स हो, ना अनक्रेडिटेड चेक्स हो, ना बैंक एरर हो? अगर ये कुछ भी ना हो तो बीएलएस बनाते ही ना। ये मेरा ये वर्ड समझ आता है जब मैं सेंटेंस बोलता हूं कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कैश बुक से मैच है। नहीं, मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। मेरी बात 100% अराउंड या 100% क्लियर है? अराउंड तो नहीं? हाँ बस ठीक है। क्या क्लियर है? अगर मैं एक सवाल पूछूं, नहीं वैसे ही रिवाइज हो जाएगा। क्या हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक स्टेटमेंट के साथ अगर मैच हो जाए तो बीएलएस बनेगी? अब मैच का मीनिंग बता, इक्वल और ऑपोजिट। तो आप प्लीज बेटा कहीं इसको कभी दोबारा भी कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये इससे मैच है, ये मैच है, और ये इससे मैच क्यों नहीं है? ये इससे मैच क्यों नहीं है? अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड टैक्स। आई होप कि बात ये कोई और है? डायरेक्ट के लिए इस तरह करें, आप इन क्वेश्चंस की तरफ जाइएगा। कल एक थोड़ा टेस्ट भी वैसे होना चाहिए, तो चलिए आज इस तरह रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन आज रिवाइज कर लें 12। ये जो छोटा सा पॉइंट भी इसमें एंट्रीज वाला रहता है, ये मैं कल डिस्कस करता हूँ। एक टेस्ट होना चाहिए जरा, लेकिन 2 मिनट आपसे होते हैं। जरा सब लोग आप बुक बंद कर दें, बंद कर दें और टेप लगा के जरा बैठे आपके साथ जरा 5 मिनट एक ब्लड डोनेशन के हवाले से डिस्कशन होंगे। तो पहले सुन के उठिएगा। साइलेंस प्लीज। कैसे हैं? अल्लाह ताला फरमाता है इसमें एक इंसान की